नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने चर्चा लेकर आए हैं प्रोफेसर कपिल कुमार, इतिहासकार जाने माने और राजनीति विश्लेषक। कपिल जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद राकेश जी। कपिल जी, चर्चा ये है कि आज भारत की जो स्थिति है और भारत के बाहर जो भारत के शत्रु बैठे हैं, चाहे वो देश के रूप में हो या लोगों के रूप में, आपको क्या लगता है कि कौन ऐसे देश हैं और प्रमुखता किन लोगों की या किन देशों की है जो हमारे लिए खतरा भविष्य में बन सकते हैं? देखिए राकेश जी, दो शत्रु तो हमारे पहचाने हुए हैं जी चीन और पाकिस्तान। हमें यह भी मालूम है शत्रुता इनसे किस वजह से है, जी तो इस पे तो कोई अभिव्यक्ति की बात ही नहीं रहती। और सबसे बड़ा शत्रु जो हमारा है, जी जिसको हम जान के भी अनजान बने रहे हैं, वो अमेरिका है। और जिसने एक और शत्रु हमारा अब बांग्लादेश पैदा कर दिया, जी अमेरिका ने। मैंने आज से करीबन 11 साल पहले ये बात कही थी कि अमेरिका जो है वो भारत को कभी ऊपर उठते हुए नहीं देख सकता। जी ये उसका इतिहास रहा है, हमेशा से उसने हमारा विरोध किया है। चाहे सन 65 रहा हो, आपको मालूम है वो सैबर जेट और वो इनके जो स्टार फाइटर वाइटर, वो पैटर्न टैंक देना पाकिस्तान को, हमारे खिलाफ आर्म करना, फिर वो F-16 देना, ये करना, यूएनओ में पाकिस्तान का साथ देना, यूएन में, ये सब अमेरिका करता रहा है। उसके बावजूद भी हम लोग जागे नहीं। आप देखिए 7th फ्लीट तक इसने चलाया था 71 के अंदर हमारे खिलाफ, और हम ये मानते रहे हैं कि हम अच्छे हैं, हम किसी पे आक्रमण नहीं करते, हम सबका भला चाहते हैं, वो करते हैं। और उस दृष्टि से हम इनको देखते हैं, जबकि हार्ड राजनीति जो है आज के ज़माने में वो देश हित पे आधारित है। जी और अमेरिका एक ऐसा देश है, आप ये देखिए कि चीन को अमेरिका ने शक्तिशाली बनाने में पूरी मदद की थी। इनके मल्टीनेशनल वहाँ पहुँच गए, वहाँ श्रमिकों के कोई कानून नहीं थे, इन्हें बहुत ही सस्ते दामों पे श्रमिक मिल गए, वो नहीं सारा कुछ इन्होंने किया। लेकिन जब अमेरिका उठ के, चीन अपने पैरों पे उठ के खड़ा हो गया, तो इनकी अर्थव्यवस्था खुद की हिल गई। जी तो अब ये कोई दूसरी ऐसी अर्थव्यवस्था को विश्व के अंदर ऊपर नहीं उठने देंगे जो इनकी अर्थव्यवस्था के लिए खतरा हो। और भारत जिस तेजी के साथ भारत की अर्थव्यवस्था जा रही है, और आप ये देखिए ना कि आज दुनिया अगर ब्रह्मोस खरीद रही है जी तो किसका नुकसान है? अमेरिका की आर्मामेंट इंडस्ट्री का है। बिल्कुल। आज भारत से अगर दवाइयां खरीदी जा रही हैं तो किसका नुकसान है? अमेरिका की इंडस्ट्री का नुकसान है। ये तो मैंने दो उदाहरण छोटे दिए हैं आपको, और छोटे नहीं बड़े उदाहरण नहीं, क्योंकि विश्व के अंदर इसने जो वर्चस्व अपना बनाया हुआ है वो इन्हीं दोनों से, आर्म इंडस्ट्री से और उससे लेकर के इसने बनाया हुआ है। तो ये सह नहीं सकता कि आज भारत भी जो हमसे अभी भी खरीदता है हथियार, वो हथियारों के बाजार के अंदर खड़ा हो जाए एक सप्लायर बन करके दुनिया को। और फिलीपाइंस हो चाहे कोई हो, ये तो पहले अमेरिका से ही खरीदते थे ना सब, तो ये कैसे खरीद सकते हैं? तो ट्रंप इसको कैसे सह सकता है? कोविड की वैक्सीन भारत ने निकाल ली, इनकी वो फिफ्जर कंपनियां जो हैं उनके आगे वो हो गई। अभी एक छोटा सा देश है ट्रिनिडाड, मोदी जी वहाँ गए थे जुलाई में, तो वहाँ भी एक एग्रीमेंट हुआ कि वहाँ जो दवाइयाँ आएंगी वो भारत से सीधी ले जाएगी, क्योंकि अमेरिकन कंपनियां जो हैं वो भारत की बनी हुई दवाइयाँ अपनी मोहर लगा के वहाँ पे 5 गुने 10 गुने 20 गुने कीमत पे बेचती है। मतलब जो टेबलेट यहाँ पे 5 रुपए की मिलती है वो वहाँ पे 100 रुपए की मिलती है। समझिए? तो इनको लगा कि ये बाजार भी जो हमारा है, ये बाजार हमारा खतरे में पड़ जाएगा। तो इसने ये सब नाटक अमेरिका ने शुरू किए। और भारत के खिलाफ इसके हर मंच पे आने से पहले कुछ और बहुत सी बातें हैं हमें जो अमेरिका के ऊपर ध्यान देनी होगी। जैसे ये अपने आप को ठेकेदार बताता है दुनिया में शांति स्थापित करने का। जी मुझे ये बताए कोई
कि एटम बम का आविष्कार किसने किया था सबसे पहले, और एटम बम का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले, और बहाना बना के प्रयोग किया था। जी। ठीक है, और कितने लोग मारे थे नागासाकी और हिरोशिमा के अंदर। और दुनिया में आज जिससे दुनिया घबराई हुई है कि एटम बम चल जाएंगे और दुनिया का सत्यानाश हो जाएगा, वो किस देश ने किया था? अमेरिका। दूसरी मुझे एक चीज बताइए, सन 45 के बाद से, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद से, दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जहां पे इसने हुकूमतें बदलवाने की कोशिश ना की हो या हुकूमतें बदली ना हो? जी। जो इसकी लाइन नहीं मानता, वहां का चाहे प्रजातंत्र हो, चाहे किसी भी प्रकार का शासन हो, ये इस सरकार को गिरवाएगा। इसके आप माहिर एक्सपर्ट हैं इस बात के, CIA के अंदर, जिसे डीप स्टेट बोलते हैं। और मैं तो कई बार ये कहता हूं, ये जो ट्रंप ने बड़ा हल्ला मचा के आया ना कि मैं डीप स्टेट के खिलाफ हूं, ये बनाया ही डीप स्टेट ने था कि भाई तू हमें गाली निकाल क्योंकि हम बहुत बदनाम हो गए हैं, और फिर कर वही जो हम चाहते हैं वही तू करेगा। ये ट्रंप कर रहा है डीप स्टेट के नाम पे। अब अपने आप को प्रजातंत्र का सबसे बड़ा रक्षक मानने वाला दुनिया के अंदर सारी डिक्टेटरशिप्स को ही सपोर्ट करता है, रजवाड़ों को ही सपोर्ट करता है। सर, आप पर्टिकुलर स्पेसिफिकली कुछ बता सकते हैं, जैसे किन देशों में किन ऐसी सत्ताओं को अमेरिका ने सपोर्ट किया? पाकिस्तान को ही लीजिए, जी। पाकिस्तान की सारी मिलिट्री डिक्टेटरशिप को इसने सपोर्ट किया। ईरान में रजवाड़े को करता था। जी। ठीक है, और उसके बाद आप चाहे और भी कोई देश देख लीजिए उठा करके, फ्रांस में जब वो डिक्टेटरशिप थी डिगॉल की, उसकी ये सपोर्ट करते थे पूरी की पूरी जी। लेकर के। और कई जगहों पे, मतलब बहुत सारे उदाहरण ऐसे गिरा सकते हैं इन चीजों को लेकर के जहां इन्होंने ये काम किए। और यही नहीं, एक बहुत ही गहन काम इन लोगों ने जो किया कूटनीति का द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जी। कि ऐसे देशों को जो देश सशक्त हो सकते थे जी। और इनको उन क्षेत्रों में चुनौती दे सकते थे, उनको तोड़ दो। साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया बन गया, जी। साउथ वियतनाम नॉर्थ वियतनाम बना दिया गया, जी। पाकिस्तान खड़ा कर दिया गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान बना दिया गया, जी। जर्मनी को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। जी। ठीक है, और तमाम वो छोटे छोटे लीबिया, सीरिया, वीरिया, तमाम वेस्ट एशिया में अपना कंट्रोल बनाने के लिए जी। ऑयल के ऊपर ये सारी हरकतें इन्होंने की वहां पे पूरे उसको लेकर के। और इस पूरे उसकी वजह से इनका ब्लैकमेलिंग का तरीका, जी। हमारी लाइन लो, UN में आप देख लीजिए क्या होता है, जिसने हमारी लाइन नहीं ली वो चले। इस्लामी टेररिज्म जो है सर, वो शब्द इस्लामिक टेररिज्म USA से जनरेट होता है, पूरे वर्ल्ड में फैलाया जाता है, और फिर उस वर्ड का उपयोग करते हुए एक इस्लामिक वर्ल्ड पर रूल किया जाता है। राकेश जी जरा गहराई से देखिए। जी। वैसे तो इस्लाम वाले 1000 साल से ही तलवार के बस पे दूसरे देशों पे कब्जा करते रहे हैं, धर्म परिवर्तन कराते रहे हैं, कत्ल करते रहे हैं, गुलाम करते रहे हैं, लेकिन आधुनिक काल में इस्लामिक टेररिस्ट को जन्म किसने दिया? जब सोवियत यूनियन का अफगानिस्तान पे प्रभाव था, तो उस प्रभाव को कम करने के लिए अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलकर के तालिबान को जन्म दिया था, जी। जिससे उसके बाद में सारी दुनिया में ये विस्तार फैलना हुआ शुरू। दूसरी तरफ आप ये देखिए, ये हमास, हूती, हिजबुल्लाह जो हैं, CIA वाले और ये इनके सबके इनसे संबंध रहते हैं लगातार पूरे के पूरे। जी। और अब जो हो रहा है आप देखिए ना, कि मतलब मैं समझता हूं कोई भी देश का जो राष्ट्रपति है वो इतना शर्मनाक काम कर सकता है कि जिस देश ने उनके सबसे बड़े आतंकी को, इस्लामिस्ट आतंकी को, उस्मा बिन लैदेन को वर्षों तक अपने यहां रखा, और तुमने उसको घुस के मारा उस देश के अंदर। आज तुम उसी देश को अपने यहां बुला करके उन्हें लंच और डिनर खिला रहे हो और कह रहे हो बेटा भूल जाओ उस्मा बिन लैदेन को, ये हमास को अपने यहां ले जाओ। पहुंच गया है हमास पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर, हिंदुस्तान पे वो कराने के लिए। ट्रंप को मालूम नहीं है ये क्या करवा रहा है। तो इसलिए
इस्लामिक आतंकवाद इनका वहां तक सीमित है कि जब तक इनकी अमेरिका की जो सीमाएं हैं वहां पे ना आए। ये कहते हैं हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे, वो खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू वहां पे क्या कर रहा है? जी सबको शरण देते हैं ये। और मजे की बात आप ये देखिए कि अमेरिका में बैठ करके इनके जो कट्टर मुल्ला हैं वो वहां पे घोषणा करते हैं कि इस्लाम राज करेगा यहां पे, जी कुछ नहीं बोलते। इंग्लैंड का हाल आप देख ही रहे हैं। मैं तो अब इंग्लैंडिस्तान बोलता हूं उसको, उसकी कैपिटल को मैं लंदनिस्तान बोलता हूं मैं लेकर के। फ्रांस में क्या हो रहा है, जर्मनी में क्या हो रहा है, और ये फिर भी पाकिस्तान को, जो कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ी फैक्ट्री है, और आप हैरान होंगे अगर मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान में आतंकी नहीं है कोई। जी आतंकी नहीं बनाते वो, मालूम है कौन बनाते हैं? उसे ही कहते हैं कि हमारे यहां कोई आतंकी नहीं है, वो गाजी बनाते हैं। गाजी कौन है? इस्लाम का वो सिपाही जो काफिरों का कत्ल करता है, काफिरों पे जीत हासिल करता है, काफिरों को गुलाम बनाता है, या काफिरों का धर्म परिवर्तन कराता है। तो पाकिस्तान जो है वो गाजी पैदा करता है, और दुनिया भर में कहीं भी इस्लामिक आतंकवाद है, पाकिस्तान का एक लिंक निकल करके सामने आता है। लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका जो है उसको हर तरीके की मदद करता है, सब कुछ करता है। तो एक ये साठगांठ है उनकी उनके साथ। सर, बांग्लादेश में ताज़ा तरीन उदाहरण है, एक लोकतांत्रिक सरकार को डिस्टेबलाइज करके वहाँ लोकतांत्रिक सरकार को हटा दिया जाता है। वहाँ की राष्ट्रपति को रातों रात भागकर भारत में शरण लेनी पड़ती है। तो इस सब के पीछे किन लोगों का हाथ है? देखिए, अमेरिका का सबसे बड़ा हाथ बड़ा स्पष्ट है। ये मोहम्मद यूनुस क्या है? ये नोबेल प्राइज वाला है, शांति का नोबेल प्राइज मिला है इसको। कहां पे था ये? कहां से आके जाकर के बैठा है ये? और क्यों हुआ ये सब? अमेरिका बेस चाहता था, हसीना ने नहीं दिया चीन के खिलाफ। है ये हमारी बात नहीं मानते, हटवाओ इसकी सरकार। और किनका इस्तेमाल किया? जिहादियों का इस्तेमाल किया। अगर तुम्हारा ये नोबेल पीस प्राइज वाला मोहम्मद यूनुस जो है ये बहुत बड़ा लिबरल और वो सेकुलर और वो उदास हुआ है, तो जिहादियों का जो आंदोलन चला है वहां पे हसीना को हटाने के लिए, उसको लीड करेगा, उनसे साठगांठ करेगा और वहां के बैठ जाएगा। और एक बाहर रहने वाला आदमी इस तरीके से वहां पे जाके बैठ जाता है, तो ये बिना अमेरिका की मदद के। और अब तो अमेरिका के वहां पे CIA के एजेंट मिले हैं। वो होटल में मारा गया इनका एक एजेंट, उसका पोस्टमार्टम भी इन्होंने दे दिया, रातों रात ले गई अमेरिकन एम्बेसी वाले वहां से लेकर के पूरा का पूरा। और अब जो हो रहा है मैं बताऊं आपको, ये जो कौन सी ये BNP पार्टी है इनकी, खालिदा वाली, वो आज वो पहुंच गई ऊपर खालिदा भी। हाँ, उनका लड़का जो आया, ताहिर जो आया वहां पे आया है, इतने साल 11 साल बाहर रह करके आप समझते हैं बिना अमेरिका की मदद के वो वहां पहुंच गया है, बिना एक बैकिंग के वहां पहुंच गया है जहां पे ये सब चल रहा है। अब क्या दिखाएंगे कि हम लिबरल फेस दिखाएंगे कि अब तो हमारा मकसद पूरा हो गया, हमने बांग्लादेश पे अपना जो आदमी बिठाने थे वो बिठा दिए, अब वहां प्रजातंत्र रिएक्शन करा देंगे और वो कर देंगे और हम उसको चलाएंगे। और मुझसे लिख के रख लीजिए कि ये BNP और ये सब जिनको जिताया जाएगा चुनाव के अंदर, अगले 2-3 महीने बाद आप देखिएगा अमेरिका के बेस वहां पे बने हुए मिलेंगे आपको, पूरे के पूरे उसके अंदर। बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज करने के पीछे सर, क्या आपको लगता है कि भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए बांग्लादेश वो तो पूरी साजिश ही वही है भाई जी। जो मैंने आपको बताया कि देखिए, इकोनॉमी की वॉर के अंदर ट्रंप को मुंह की खानी पड़ी है जी। टैरिफ वॉर जो है उसमें ट्रंप ने मुंह की खाई है। मैंने तो उसी दिन कहा था जिस दिन इसने टैरिफ लगाई थी, मैं कहा बहुत बुरी तरह पिटेगा और इसको अमेरिकी ही पीटेंगे, क्योंकि टैरिफ का पैसा तो अमेरिकियों को ज्यादा देना पड़ेगा ना। दूसरी बात, जिस दिन इसने वो लगाया वो HB1 वीजा पे, क्या इसने जो कीमत बढ़ाई, मैंने कहा तो हमारे लिए वरदान है पूरा का पूरा। और मैंने ये तक कहा, मैं कहा भाई ट्रंप तू एक काम क्यों नहीं करता, सारे हिंदुस्तानियों को भगा क्यों नहीं देता अमेरिका से? और फिर मजा देख, 30% तो इनका नासा खाली हो जाएगा, सिलिकॉन वैली इनकी IT से खाली हो जाएगी, 50% इनके डॉक्टर खाली हो जाएंगे अस्पतालों से, नर्सें इनकी खाली हो जाएगी, 40% इनके विश्वविद्यालय खाली हो जाएंगे छात्रों और टीचर्स से, और बाकी तो छोड़िए और जो हैं। तो भाई ले आ वहां पे तू पाकिस्तानी, मुनीर से
आसिफ मुनीर से, उनको भी मांग ले, तू पाकिस्तानियों को ले ले वहां पे, और पैलेस्टीनियन ले आ वहां पे, बना ले करके उसको लेकर के, हमारे लिए तो वरदान है। अभी जो कंडीशन है सर, भारत की स्थिति को कमज़ोर करने के लिए वर्ल्ड में अमेरिका और उसकी एजेंसी CIA काम कर रहे हैं। हमारे पास इससे निकलने का रास्ता आपको क्या नज़र आता है? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो खाली ये अमेरिका और CIA नहीं, जी इनके साथ ISI भी मौजूद है इनकी साठगांठ के अंदर, जी और मैं इंग्लैंड को भी रूल आउट नहीं करता हूं इसमें। जी कोई बड़ी बात नहीं है, इनकी एजेंसीज और ये सब जो काम करती हैं जिस तरीके से पूरा इसके अंदर। अब जहां तक सवाल आता है कि भारत को इसकी निकलने की स्थिति, पहली बात तो भारत, मैं कहूंगा एक तरीके से उस स्थिति से बाहर आ चुका है, और तभी ये स्थिति उत्पन्न हो रही है कि भारत के खिलाफ काम किया जाए कि भारत आप पहली बार अपने राष्ट्र के हितों को आगे रख करके चल रहा है जी और उस पे भारत कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। 1971 जैसा कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा कि 93,000 दे दिए, खाली एक चमचागिरी का स्टेटमेंट भुट्टो को कहने पे कि मैडम मैं आपके हाथों में हूं। और उस समय जो हुआ आप देखिए कि जब बांग्लादेश एक नया देश बन गया था जी तो ईस्ट पाकिस्तान तो खत्म हो गया था ना, तो इंदिरा गांधी ने उस समय जो वो रेडक्लिफ ने जी 1947 के अंदर बांग्लादेश की सीमाएं खींची थी, उसको क्यों मान लिया? ये कॉरिडोर को उस समय क्यों नहीं बड़ा बनाया? क्यों नहीं चकमा हिल्स को वापस ले लिया जिनको हमने कहा था उस समय? समझे आप? तो आज भारत उस स्थिति से बाहर निकल चुका है, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपने देखा है। मैं समझता हूं कि जो वक्तव्य डॉक्टर S जयशंकर ने अमेरिका में दिया रूसी तेल को लेकर के, वो शायद किसी और देश के, यूरोप के देशों के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि उस तरीके का वक्तव्य अमेरिका में दे सके और उसे बता सकेंगे हमारा राष्ट्रीय हित क्या है। वही नहीं, उसको बता सके कि तेरे जो साथी हैं यूरोप में वो तो गैस खरीदेंगे उनसे, तू तेल खरीदेगा रूस से, और हम पे तू ये बहाना बना रहा है कि हम तेल नहीं खरीदेंगे। और इतना बड़ा राष्ट्रीय हित, आप देखिए आम लोग समझ नहीं पाते हैं इस बात को। वो कोई बेवकूफ ट्वीट करते हैं जी 2014 में पेट्रोल इतने का लीटर था, अब 100 रुपए लीटर है। अरे भाइयों, अगर ये 100 रुपए लीटर आज है तो सिर्फ इस वजह से है कि हमने अपना राष्ट्रहित नहीं त्यागा है। अगर हम अपना राष्ट्रहित त्याग के अमेरिका की मान लेते तो यही पेट्रोल पाकिस्तान की तरह आज भारत में भी 300 रुपए लीटर हुआ होता, लेकिन हमने नहीं माना। हथियार आप रूस से नहीं खरीदोगे, क्यों नहीं खरीदेंगे भाई? हम खरीदेंगे जी। तो ये जो चीज भारत ने उठ करके खड़ा हुआ है, मैं समझता नहीं हूं कि इससे अब भारत कोई अपना अबाउट टर्न करेगा, पीछे मुड़ना ही होगा इससे। एक स्थिति ये है, लेकिन दूसरी स्थिति जो ये है सच से लड़ने की सबसे बड़ी स्थिति एक ये है, अब से ही नहीं, चाणक्य बहुत पहले कह गए थे और ऋग्वेद में भी एक ऋचा है कि अहि जो है, जो हमारा आंतरिक दुश्मन है, वो सबसे बड़ा दुश्मन है, उसका मर्दन सबसे ज्यादा जरूरी है जी। और तमाम CIA के ISI के एजेंट इस देश में बैठे हुए हैं, स्लीपिंग एजेंट बैठे हुए हैं, एक्टिव हो जाते हैं। अभी देखिए ना आपने कि जिस नेता ने वो इंदिरा गांधी पे और इस पे, इंदिरा गांधी कह रहा हूँ, राहुल गांधी पे और सोनिया गांधी पे वो नेशनल हेराल्ड का मुकदमा कर रखा था, वो एकदम पीछे क्यों मुड़ गए नेशनल हेराल्ड के मुकदमे के अंदर? और आज अब प्रशंसा कर रहे हैं, आज मनमोहन सिंह की प्रशंसा कर रहा है कि ये पढ़ा लिखा प्राइम मिनिस्टर है। ये भूल गया कि रिमोट उसका कहां पे है। क्यों? क्योंकि आज अमेरिका को सूट करता है। उन्होंने तो प्रूव कर दिया कि वो CIA एजेंट है। हम तो तब सुना ही करते थे, अफवाहें होती थी कि CIA एजेंट है, और ये तो एक है, पता नहीं इस तरीके के कितने मौजूद हैं। और इसमें एक देखिए, इसमें एक सबसे बड़ा लोचा और भी है। हमारे यहां जो हमारी नौकरशाही है, उसकी मानसिकता जो है वो अभी भी काफी हद तक वही ब्राउन साहब वाली चल रही है। मैं सबको नहीं कह रहा हूं, बहुत अच्छे राष्ट्रवादी भी हैं, लेकिन इन लोगों को अपने बच्चों को अमेरिका में पढ़ाना है, वहां उनको फेलोशिप दिलवाने हैं, फोर्ड फाउंडेशन से फेलोशिप लेने हैं, फुल ब्राइट से फेलोशिप लेने हैं, तो भाई क्यों अमेरिका का विरोध करेंगे? मैं उदाहरण देके एक बात बताता हूं आपको। एक हमारे यहाँ इंडो कैनेडियन इंस्टीट्यूट है, लाल बहादुर शास्त्री इंडो कैनेडियन इंस्टीट्यूट, दिल्ली में ही। उसका आधा पैसा हमारी भारत सरकार देती है, आधा कनाडा की सरकार देती है, और शिक्षा के लिए उसको रखा गया है। अब आप एक मजे की बात ये देखिए
कि जो भी पाकिस्तानी जी कनाडा का सिटीजन बन गया जी तो उसको खुली छूट मिल गई भारत में आने के लिए, जी कुछ भी कर सकता है आगे। और उनके आप लिंक देखिए, यहाँ जितने नक्सलवादी हैं और जितने ये सेकुलरिस्ट और लुटियन वाले हैं, उनके वो सेमिनार कराते हैं, उनको बताते हैं। और मैंने पर्सनली अनुभव किया था, क्योंकि मैं अपनी विश्वविद्यालय को रिप्रेजेंट करता था, तो एक कमेटी में मैं भी था वहाँ पे फेलोशिप के अंदर। तो एक अंग्रेज ने फेलोशिप दे रखा था भारत की ट्राइबल्स को स्टडी करने के लिए, जी एथनोग्राफिक स्टडी। अच्छा टॉपिक लगा, तो मैंने जब गौर से उसकी पढ़ी, उसकी सिनॉप्सिस को, तो दूसरे पैराग्राफ में लिखा था कि मैं उस देश में ये रिसर्च करना चाहता हूं जिस देश में ट्राइबल्स को संविधान से कोई अधिकार न दिए गए हो, इसलिए मैं भारत को चुन रहा हूं। तो मेरा दिमाग खराब हो गया। जी और जब मीटिंग हुई तो मैंने पूछा, मैंने कहा इस सिनॉप्सिस को आप लोगों ने इसको मान कैसे लिया? बिल्कुल ठीक। पढ़िए आप इसको, पढ़े, अच्छा मुझसे सिनॉप्सिस बदलवा देंगे। मैं कहा सिनॉप्सिस बदलवा दोगे? मैं तो गृह मंत्रालय को लिखूंगा कि इस कांग्रेस को घुसने ना दिया जाए भारत के अंदर, जी क्योंकि उसके संपर्क मैंने देखे, वो वहीं हैदराबाद में सारे तमाम वो जो अर्बन नक्सलाइट वाले लोग हैं उनके साथ पूरी करके वो रिसर्च करना चाहता था पूरी की पूरी। जी तो ये जो स्थितियां पैदा होती हैं, सबसे पहले हमें अपने जो आंतरिक दुश्मन है, जी और मैं कहूँगा इस बारे में कि मैं कुछ कारण नहीं समझ पाता कि जैसे अरुंधति रॉय है, पाकिस्तान में जाके कहती है कि पाकिस्तान की सेना जो है वो तो बड़ी मानव अधिकारों का वो करती है भारत की सेना के मुकाबले, भारत की सेना तो बहुत अत्याचार करती है। अरे भाई, मैं ऐसे लोगों का एक पासपोर्ट तक नहीं कैंसिल कर सकते जो भारत के लिए ये करते हैं। जी तो आंतरिक जो एजेंट है, आज आप आईएसआई के एजेंट ढूंढते हैं, यहाँ पे आपको सीआईए के एजेंट भी ढूंढने होंगे कि जो डीप स्टेट वाले हैं। मैं नाम भूल रहा हूँ, जो इनकी महिला है वो जो स्पेशलाइज करती है सरकारें गिराने में, उसका नाम मैं भूल गया। आप क्यों उसको वीजा देते हैं भारत आने के लिए, जिसकी महारत ही इस काम में है कि दूसरे देशों की सरकारें गिरानी है? और वो क्या करती है, यहां आके स्टालिन से भी मिलती है, कांग्रेसियों से भी मिलती है। ये क्यों तमाशा आप करने दे रहे हैं? और एक बात मैं और बता दूं आपको, मेरा अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज में पूरा विश्वास है, चाहे वो रॉ हो, चाहे आईबी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, मेरा इनमें पूरा विश्वास है। क्यों? मैं ये जानता हूं कि इन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जब ये नक्सलवाद उत्पन्न हुआ था तो तब से इन्होंने अपनी रिपोर्ट देनी शुरू की थी, लेकिन हमारे यहां दिल्ली में बैठे लोगों ने ध्यान नहीं दिया, और वो फिर फैलता फैलता वहां से बिहार, उड़ीसा, बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कहां तक फैल गया वो पूरा ये करके। नेपाल की भूमि के पास जो मदरसे बन रहे थे, वो इस्लामिस्ट टेररिज्म का जो पैसा आ रहा था, उनको लेकर के सारी रिपोर्ट्स मौजूद थी, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। मतलब ये वही चीज थी जो जानबूझ करके ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले के दिनों में कराई गई थी कि सीआरपी वाले जब वहां पे ट्रक बाहर पकड़ते थे असले का, कि असला अंदर ना जाए, तो यहां से दिल्ली से फोन कर दिया जाता था कि नहीं से जाने दो। या जैसे बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर जब फेंसिंग शुरू की सीपीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों से आप पूछिए जो वहां पे थे, तो उनको फोन आ जाता था कि नहीं इस गांव में फेंसिंग रहने दो, इसको जाने दो। तो ये जो आंतरिक दुश्मन बैठे हैं, ये जो अमेरिका परस्त लोग यहां बैठे हैं, इनसे हमें बाहर निकलना होगा, इन पे हमें नजर रखनी होगी, इनकी हरकतों पे नजर रखनी होगी। क्योंकि बाहर वाले को तो हम तब कहें ना कि जब हमारे अंदर वाले ना हो। देखिए, एक चीज मैंने कल कही थी एक जगह कि इस देश का एक बड़ा गौरवमय इतिहास है कि जितनी वीरांगनाएं और जितनी विदुषी स्त्रियां भारत ने पैदा की हैं, या जितने बड़े बड़े ज्ञान के ऋषि भारत के अंदर हुए हैं, दुनिया में कोई और देश इसका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन जितने गद्दार भारत ने पैदा किए हैं, इसमें भी दुनिया का देश हमसे मुकाबला नहीं कर सकता। कि अगर पाकिस्तान गाजी टेररिस्ट बनाने में महारत रखता है, तो हम इस देश में गद्दार पैदा करने में रखते हैं कि ट्रंप एक झूठ बोलता है और उस झूठ को दोहरा के यहां पे अपनी लोग राजनीति चमकाते हैं पूरी की पूरी, कि ट्रंप पे विश्वास है, अपनी सेना पे विश्वास नहीं है। सर, आपको क्या लगता है कि इस समय कॉमनवेल्थ एक संस्था है, वर्ल्ड वाइड काम कर रही है, क्या भारत उस कॉमनवेल्थ की लीडरशिप को लेने के लिए तैयार हो चुका है? नहीं। देखिए, मैं एक बात आपको समझा दूं, समझा कह दूंगा, समझाने की तो बात नहीं है, कह दूं मैं आपसे कि आज की जो जियोपॉलिटिक्स है,
इस जियोपॉलिटिक्स के अंदर संगठनात्मक एक होकर के कार्रवाई करने का जमाना लग चुका है। जी। नाटो में ही देख लीजिए आप, कितने डिवीजन आ गए। पड़ चुके हैं यूक्रेन और इसको लेकर के। तो आज भी जो है हर देश वो करेगा जो उस देश के अपने हित में होगा। तो हम रूस से मित्र हैं हमारे, कर रहे हैं जी। और हम बात अमेरिका से भी कर रहे हैं ट्रेड की, ठीक है ना। टैरिफ वेरिफ अब जो नीचे आ गया ट्रंप, अब तो उल्टी डाइव मार दी उसने, ठीक है ना। इजराइल से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, इजराइल रूस के संबंध अच्छे नहीं है, लेकिन हमारे इजराइल से भी बहुत अच्छे संबंध है, रूस से भी बहुत अच्छे संबंध है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं कॉमनवेल्थ वगैरह, ये डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ऑस्ट्रेलिया भी वो करेगा जो ऑस्ट्रेलिया के इंटरेस्ट को सूट करेगा। अब वो कॉमनवेल्थ पे नहीं जाएगा। न्यूजीलैंड भी अब ये नहीं करेगा। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़ा झगड़े का विषय बन गया था कि जब ऑस्ट्रेलिया ने अपने यहाँ ये माइग्रेंट्स के नाम पे लेने शुरू कर दिए जी। इस्लामिस्ट लोग, तो न्यूजीलैंड ने उस समय बैन लगा रखा था। अब वहां स्थिति यह है कि ऑस्ट्रेलिया का जो नागरिक बन गया, वो नागरिक बिना वीजा के और उसके आ जा सकता है न्यूजीलैंड में। तो वो एक समस्या वहां पे खड़ी हो गई, क्या चीज लेके चली जा सकती है। तो इसलिए ये कहना कि कॉमनवेल्थ, आप कॉमनवेल्थ तो छोड़िए, यूएन का क्या हाल है। आज तक संयुक्त राष्ट्र जो है टेररिज्म की परिभाषा नहीं बना पाया, जबकि सबके सामने खुलेआम टेररिज्म मौजूद है और दुनिया भर में मौजूद है। यहां तो ये बहाना लगा देंगे ना कि साहब वो योगी है, मोदी है, बीजेपी है, बजरंग दल है, इसलिए हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में कौन है भाई? जर्मनी में कौन है? फ्रांस में कौन है? और इसको अमेरिकी ये समझते हैं कि जहां भी ये पनपते और करते हैं हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। आप देखिए ना कि ट्रंप श्रीमान जो है, जो अमेरिका ने मेरे ख्याल $1 लाख उसके सिर पे रखा हुआ था, जो सीरिया का प्रेसिडेंट बना, डेमस्कस सीरिया पहुंच गए उससे हाथ मिलाने के लिए। भूल गए कि तेरी कंट्री ने, तेरी सरकार नहीं अमेरिका की, उसके ऊपर 1 लाख रख रखा है उसके सिर के ऊपर। तो ये तो इनकी मिली भगत है। और जो ये आज करवा रहा है ट्रंप कि वो पाकिस्तान अपनी सेना भेज दे गाजा के अंदर, तो ट्रंप की तो बल्ले बल्ले है कि गाजा में ये सेना भेज दे तो गाजा में हमास थोड़ी हट जाए। और हमास आ रही है मुजफ्फराबाद में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। क्या ट्रंप को ये मालूम नहीं है कि हमास को लाके पाकिस्तान भारत के खिलाफ क्या करने जा रहा है? लेकिन उसे तो अपनी बल्ले बल्ले देखनी है पूरी। और मैं नहीं समझता कि इजराइल ये गलती करेगा, क्योंकि पाकिस्तानी सेना का ये एक रिकॉर्ड रहा है कि यूएन का पीस कीपिंग फोर्स बन के भी जहां ये गए हैं, इन्होंने वहां लोगों के धर्म परिवर्तन कराए। सर, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में जो ये विखंडन है, ये जो टूट आ गई है, एक दूसरे को इग्नोर करना, एक दूसरे की बातों को ना समझना और कई बार सत्य को स्वीकार ना करना, आपको लगता है विखंडन की सबसे बड़ी वजह ये सत्य को स्वीकार ना करना है या स्वार्थ एक कारण है? देखिए, ऐसा है कि सत्य को स्वीकार तभी नहीं किया जाता जब वो सत्य आपके स्वार्थ के खिलाफ जा रहा है, तो आप उस सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे। आप अपना इंटरेस्ट देखेंगे, मेरा इंटरेस्ट क्या है, और मेरे इंटरेस्ट में सत्य जाए भाड़ में, उसके मूल्य जितना भी झूठ। भाई आप देखिए ना इंग्लैंड का उदाहरण, पाकिस्तानी रेपिस्ट गैंग है, नाम इन्होंने क्या दे दिया उनको? ग्रूमिंग है। ग्रूमिंग का क्या मतलब होता है? कि कोई चीज बनाना, ग्रूम करना। क्या ग्रूम कर रहे हैं वहां पे? और जो देश अपनी 13,000 बच्चियों के रेपिस्ट को सजा नहीं दे सकता, उन्हें बचा नहीं सकता, जिस देश का आज यह हाल हो गया है कि अपने देश का झंडा 13 साल का बच्चा फहराता है तो उसे पुलिस पकड़ देती है। आप अपना कुत्ता लेके नहीं सड़क पे घूम सकते, अपना त्योहार नहीं मना सकते, उस पे हमले हो रहे हैं। तो ये क्या है? और ये देखिए एक और चीज हो रही है, अमेरिका ने सीआईए ने बहुत बढ़िया काम किया है कि अपने देश को अलग अब उस पर उल्टा पड़ने लग गया है। दुनिया भर के अंदर ये जो लेफ्टिस्ट हैं, एनार्किस्ट हैं, जिहादी हैं, इन सब का एक संगठन बनवा दिया, मतलब इन सब की साठगांठ करवा दी है आपस में। आप दुनिया भर में देख लीजिए आप इस बात को। ये साम्यवादी अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं,
मुझे बता दीजिए कहीं इन्होंने इस्लामिक कट्टरता का विरोध किया है पिछले 20 साल के अंदर? साथ मिलके चलते हैं पूरे। तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों में इनका स्वार्थ जो है जी वो सबसे बड़ी चीज है। और अमेरिका का स्वार्थ क्या है? जिस देश का बनना ही किसी सांस्कृतिक आधार पर नहीं हुआ, राष्ट्रीयता के आधार पर नहीं हुआ, बल्कि जिसका राष्ट्रवाद जो है वो केवल डॉलर पे आधारित है, तो वो देश अपने डॉलर को देखेगा, अपनी कोई संस्कृति या कोई और मूल्यों को या किसी और विरासत को नहीं देखेगा। आप देखिए ना, 20,000 लोग अमेरिका में हर साल बंदूक की गोली से मरता है, लेकिन ये अपने बंदूक के कानून नहीं बदल सकते। जी तो अपने लोगों की भी इनके लिए कोई वो अहमियत नहीं है पूरी की पूरी। हमारा डॉलर ऊपर रहे। क्या किया इन लोगों ने? दुनिया भर के यूरोप के जो लुटेरे थे और जो क्रिमिनल थे वो पहुंच गए थे अमेरिका। वहां के जो स्थानीय लोग थे उनको इन्होंने ऐसे मारा बंदूकों से जैसे बत्तख की शिकार कर रहे हो। उनके संस्थानों पे कब्जा कर लिया और फिर एक दिन दिमाग में आई, अरे ये पैसा हम वापस पुर्तगाल क्यों जाए, स्पेन क्यों जाए, इंग्लैंड क्यों जाए, अपनी सरकार बना लो जिसे वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस कहते हैं। इंडिपेंडेंस किससे थी भाई? जी तुम्हें इंडिपेंडेंस किससे चाहिए थी? तुम तो ऑलरेडी वहां लूट रहे थे लोगों को, किस बात की इंडिपेंडेंस चाहिए थी तुम्हें? जी तो अपनी लूट को एक को देने के लिए आपने अपने आप को इंडिपेंडेंस, वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, लिबर्टी पे उसके ऊपर बेस के ऊपर करके बना ली। और उसके बाद से आप देखिए दुनिया भर में इनका इतिहास, इन लोगों का जो मैंने बताया भी कि आतंकवादी को, राजतंत्रवादी को, सबको ये सपोर्ट करते हैं। न्यूक्लियर इन्होंने बनाए दुनिया के अंदर, हर चीज में अपनी मोनोपोली बना के रखना चाहते हैं कि हमारा एकाधिकार रहे, हमारी बात पे हर देश चले। लेकिन आज जो स्थिति बदल रही है कि भारत के उभर के आने से अब बहुत से देश आवाज उठाने लगे हैं कि फिलीपाइंस जैसा देश जो है अब वो अमेरिका की नहीं मान रहा, भारत से ब्रह्मोस खरीद रहा है। जी ग्रीस खरीद रहा है, ग्रीस नाटो का हिस्सा है। ग्रीस, जी समझे आप? साइप्रस नाटो का हिस्सा है। तो ये जो परिवर्तन अब जो ले रहे हैं इस समय, ड्रग वाले पे आपने देख लिया, वेनेजुला के अंदर जो ड्रग का बहाना बना के ये कर रहा है क्योंकि वेनेजुला इसकी नहीं मानता, वहां भी सरकार इलेक्टेड है। जी अब ये बड़ा कहना आसान है कि भाई तुम कह दो जी गलत वोट से इलेक्ट हुई है। जो भारत में इन्होंने वोट चोर का नारा लगवा रखा है, पहले ईवीएम पे लगवाया था, अब वोट चोर पे लगवा दिया। अरे ट्रंप जी, तुम तो खुद रोए थे अमेरिका के अंदर अपने इलेक्शन जब तुम हारे थे कि ऐसे लोगों को वोट दे दी गई, वोट डाल दी गई जिन्होंने कोविड के अंदर अपने प्राण तक त्याग दिए थे। उनके बैलेट बॉक्स हो गए, बैलेट वोट हो गए, और तुम भारत में वो लागू करवाना चाहते हो, इनको हवा दे के वोट चोर का नारा लगवा करके। और फिर मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि कितने ड्रग माफिया जो है ट्रंप ने अमेरिका में गिरफ्तार कर लिए। जरा एक नाम तो बता दे भाई कि यहां से ड्रग अगर मान लीजिए वेनेजुला से जाता है तो कोलंबिया से भी जाता है, मैक्सिको से भी जाता है, और वहां के जो कंट्रीज हैं वहां से भी जाता है, लेकिन चुना सिर्फ वेनेजुला, क्योंकि वेनेजुला की सरकार जो है वो तुम्हारे आगे झुकने को तैयार नहीं है। मैं ड्रग्स के फेवर नहीं हूं, मैं तो टोटल खिलाफ हूं ड्रग्स के, लेकिन मेरा ट्रंप से कहना यह है कि तुम अपने यहां, तुम्हारे अंदर जो इनको ये ड्रग भेजते हैं, जो तुम्हारे यहां ड्रग के माफिया हैं, क्या तुमने उनको पकड़ा? तुम उनको नहीं पकड़ोगे। और शांति का इन्होंने एक तमाशा बना रखा है। सीज फायर ये कराते फिरते हैं दुनिया भर के अंदर। करा लो भाई सीज फायर। मैं तो तब कहा था कि ये जो इसने सीज फायर का हल्ला मचाया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद में, इसके पीछे एक विशेष कारण था। और मैंने तब ये कहा था, पहला वीडियो मेरा आया था इस बात के ऊपर, जो मैं बार बार कहता हूं कि पाकिस्तान के पास कोई एटम बम नहीं है। अगर पाकिस्तान जैसे भिखमंगे देश के पास एटम बम होता तो ये एटम बम अब तक अपना जो है इजराइल के खिलाफ उन आतंकी संगठनों को बेच चुका होता। ये जो एटम बम पाकिस्तान में मौजूद हैं, ये अमेरिका के एटम बम हैं।
और ये वहां पे तब गए जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान के ऊपर मौजूदगी की थी। तो उसको रोकने के लिए इन्होंने, अमरीकियों ने अपने एटम बम जो है पाकिस्तान में रखे थे, और तभी नूर खान बेस के ऊपर जो हमला हुआ हमारे ब्रह्मोस का, तो इनकी हालत खराब हुई कि ये क्या हो गया। क्योंकि वो पूरा बेस जो है वो इनके अमेरिका के, वहाँ F-16 भी मौजूद है, वहाँ इनके अमेरिका के पायलट भी मौजूद है, वो सारे के सारे वो मौजूद हैं। और इनको जो इनकी मिर्चें लगी और इनकी जो छाती पिटी, तो उसने, ट्रंप ने वो चिल्लाना शुरू किया सीज फायर का। मैं अपने प्रधानमंत्री को मानूंगा, मैं अपने सेना अध्यक्ष को मानूंगा, मैं वो गद्दार नहीं हूं और देशद्रोही नहीं हूं जो ट्रंप जो कहेगा, झूठ बोलेगा, उसको लेके अपनी सेना पे उंगली उठाऊंगा और सेना पे वो करूंगा जो इनके इशारों पे ये चलते हैं। बार बार इन देशों की यात्राएं, अभी कल ही वो सैम पिट्रोडा का स्टेटमेंट आया, क्या फर्क पड़ता है अगर वो सोरोस के आदमी मीटिंग में आते हैं तो। अरे सोरोस अपने आदमी ऐसे ही भेज देगा मीटिंग के अंदर पूरा लेकर के, लेकिन इनको ही करना है। और इस स्थिति के अंदर हमको उस मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा। अमेरिका के अंदर मैं आपको एक चीज बताता हूं बड़ी इंटरेस्टिंग। जब बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए तो हम उनसे सिलेबस का जिक्र करते हैं, तो पता लगा कि जो मेरे यहां ग्रेजुएट लेवल पे चीज पढ़ाई गई हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में या ये इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जो है उनके अंदर, वो वहां मास्टर लेवल पे पढ़ाई जा रही है जी। समझे आप। लेकिन विदेशी डिग्री का हमें ठप्पा लगाना है। हाँ, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, शिक्षा में लैब्स की कमी है, जिसकी वजह से वो करते हैं। लेकिन अदरवाइज हमारे जो ब्रेन्स हैं, जो भारतीयों का दिमाग है, अगर अमेरिकियों में ये दिमाग होता तो फिर ये 30% नासा में और सिलिकॉन वैली में और ये सब, और इनके सीईओ भारतीय नहीं होते। तो भाई ट्रंप खरीद लाओ ना, वो पाकिस्तानी दिमागों को ले आओ, बिठा लो वहां पे गधा बेचने वालों को ला करके, और तुम भी गधे बेचना शुरू कर दो फिर, या खरीदने शुरू कर दो लेकर के। तो भारतीय अगर बाहर मौजूद है तो अपनी योग्यता की वजह से मौजूद है, किसी के एहसान से मौजूद नहीं है भारतीय वहां पे जो मौजूद। हाँ, अफसोस जरूर एक होता है, हालांकि अब एक परिवर्तन आया भी है पिछले कुछ वर्षों में, कि आज भारतीय बाहर जो है गर्व से खड़ा होता है। आप कहते हैं मैं भारतीय हूं, मैं इंडियन हूं, तो एक इज्जत आपको मिलती है जो पहले नहीं मिलती थी। लेकिन उस इज्जत के बदले में मुझे अफसोस इस बात का है कि कोई भी एनआरआई अमेरिका में उठ करके खड़े नहीं हुए कि भाई तुमने ये क्या गलत नीति भारत के लिए अपना ली। तो बात वही डॉलर पे आ जाती है पूरी। लेकिन इससे तो मैं अपने जो प्रवासी भारतीय हैं, जिनके परिवार के लोग 170 साल से, जिनको बाध्य किया गया था भारत से छोड़ करके, और वहाँ जो बगान इकोनॉमीज थी उनको बचाने के लिए इंग्लैंड की और उनके मजदूर बना के भेजा गया था, आप ये देखिए कि उन्होंने भारतीय संस्कृति को, भारतीय धर्म को किस तरीके से उन्होंने आज भी जीवित रखा है आपके सामने। लेकिन ये एनआरआई तो वो है जो भारत से जाते ही सबसे पहले कनाडा जाना है जी, अमेरिका जाना है जी, और वहां जाते ही सबसे पहले भारत को 10 गाली निकाल ली कि भारत तो रहने काबिल ही नहीं है, भारत तो ये नहीं है, भारत तो वो नहीं है। मुझे आज तक याद है, एक बुजुर्ग थे हमारे जानने वाले, बड़े खुश हुए कि उनके बेटे ने उनको जो है अमेरिका बुला लिया है अपने पास। तो मैंने कहा था उनसे, मैं कहा वो आपको नहीं बुला रहा, उसके बच्चे हो गए हैं ना जी। हाँ जी। मैं कहूँ उन बच्चों की देखभाल के लिए उसे एक नौकर चाहिए घर पे रखने के लिए जी, इसलिए बुला रहा है। तो उस मानसिकता से बाहर निकलना। लेकिन इस जो आप जवाब पूछ रहे हो, उस जवाब में एक बहुत महत्वपूर्ण बात हुई है पिछले कुछ वर्षों में जी। पहले भारतीय युवा जो था वो देश के भविष्य को और अपने भविष्य को अलग रख के देखता था, जिस पे मैंने ये उदाहरण दिया आपको एनआरआई वगैरह वालों के। आज भारत के युवा में ये चेतना आ चुकी है कि देश आगे बढ़ेगा तो मैं भी आगे बढ़ूंगा, देश आगे बढ़ेगा तो मेरा भी विकास होगा। और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है मानसिकता के अंदर, और इस मानसिकता से हमें आगे जाना होगा। जो जो ऐसे इलाके हैं जिनमें अमेरिका के ऊपर हमारी निर्भरता है, जो प्रयास हो रहे हैं, मान लीजिए वो जो अलग अलग योजनाएं आई हैं,
उन योजनाओं के थ्रू। अब तो देखिए ना कि युवा ड्रोन बना रहे हैं हमारे यहाँ, हमारी अपनी आर्मामेंट इंडस्ट्री लखनऊ में ब्रह्मोस बन रही है, हम अपने शिप्स बना रहे हैं, अपनी सबमरीन बना रहे हैं। तो ये चीज़ें जो अखर रही हैं अमेरिका को, जिनकी वजह से वो खिलाफ है भारत के, तो भारत इसमें अब पीछे जाने वाला नहीं है, पीछे रुकने वाला नहीं है। चाहे हमारे ये जो मतलब मैं तो अभी विरोधी दल का भी नेता नहीं कहता, क्योंकि विरोधी दल का एक काम होता है, ये उस भूमिका को नहीं निभाते विरोधी दल को। ये सिवाय बकवास करने के और आलोचना करने के और जो विदेशी कहते हैं उसको यहाँ पे दोहराने के अलावा, आपने देखा ना वो अंबानी को लेकर के वो अमेरिका से रिपोर्ट आई थी जी, है, और अंबानी का शेयर नीचे गिर गया और फैला दी कि देखिए करोड़ों का नुकसान हो गया शेयर वालों का और उनका। 3 दिन बाद जब क्लैरिटी हो गई वो शेयर ऊपर उठ गया। मैंने एक बात कही थी उस समय कि जरा इंक्वायरी करा ली जाए कि जब ये उस दिन अंबानी का शेयर गिरा था नीचे तो कौन कौन लोग थे जिन्होंने ये शेयर खरीदा जी, और 3 दिन बाद जब शेयर बढ़ गया तो वो कौन लोग थे जिन्होंने इस शेयर को बेचा। जी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और फिर ये एक और अमेरिका का प्रहार है कि भारत के उद्योगपति पे अगर हमला नहीं करोगे, जी, क्योंकि आज भारत के उद्योगपति मल्टीनेशनल को चैलेंज दे रहे हैं पूरा जाकर के, तो उन पे हमला नहीं करोगे तो भारत की अर्थव्यवस्था पे हमला कैसे होगा। अरे भाई अंबानी है, अदानी है, मैं कोई इनका वो नहीं हूं, उससे पहले भी है। मोनोपोली कैपिटलिज्म तो इन्हें मंजूर था जो कांग्रेस के जमाने में लाइसेंस राज और वो कि सिर्फ 3-4 इंडस्ट्रीज जो है वो भारत में तरक्की कर सकते हैं। आज भारत में अगर इंडस्ट्रीज भी और हर कोई अपने बिजनेस में तरक्की कर रहा है तो अदानी अंबानी 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 का रहे। अदानी अंबानी को किसने बनाया? कांग्रेस के राज में बने अदानी अंबानी। आज भी तुम्हारी कांग्रेस की सरकारें अदानी अंबानी को ठेका देती है, क्यों देती है? लेकिन दूसरी बात सुनिए, आज भी इस देश में अदानी अंबानी की वजह से लाखों चूल्हे जल रहे हैं, लाखों लोगों को उन्होंने नौकरी दी हुई है। ये जो हल्ला मचा रहे हैं रोज अदानी अंबानी के खिलाफ, अरे तुमने कभी खुद भी कहीं नौकरी की है? चांदी के चमचों में पले हुए लोग, और तुमने खुद किसी को 5 नौकरियां भी दी हैं। लेकिन अदानी अंबानी को चिल्लाने को कुछ चाहिए। और मुझे इस बात का देखिए यहां से शक्ति ऊर्जा मिलती है कि भारत की जनता जब इनको रिजेक्ट करती है तो उससे एक ऊर्जा मिलती है कि अब भारत का युवा, भारत की जनता, भारत की महिलाएं, भारत के बुजुर्ग ये समझ रहे हैं इस बात को कि देश कहां है और क्या जा रहा है। चाहे वो हमारी डिफेंस की नीति है, चाहे वो हमारी अर्थव्यवस्था है, चाहे हमारी वो मेडिकल सुविधाओं को लेकर प्रणाली है, चाहे हमारा आईटी सेक्टर है जी, तो कौन सा, चाहे वो हस्तकला शिल्पकला है, हैंडीक्राफ्ट्स है, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर हम आगे तरक्की नहीं करें? चाहे मछुआरे हैं, चाहे किसान हैं, किस क्षेत्र में हम आगे नहीं जा रहे? और ये हमारा आगे जाना जो है सबसे ज्यादा आखरा करता है किसी को, तो वो अमेरिका को करता है। धन्यवाद प्रोफेसर साहब। साथियों, ये जो कपिल जी ने बताया है बड़ा महत्वपूर्ण विषय है समसामयिक व्यवस्था पर, समसामयिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर, और उसमें भारत के उभरते हुए रोल पर। भारत किस सिचुएशन में आ चुका है और भारत उस सिचुएशन के लिए प्रतिबद्ध है, स्ट्रगल कर रहा है। भारत की आज की सरकार और भारत के सभी राष्ट्रवादी उस दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं जो सफल सिद्ध हो रहे हैं, और यही भारत के राष्ट्रवादियों की अपेक्षा भी है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।